Hello and welcome dear students. Welcome to the MS Foundation Education चैनल। और आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे पार्ट्स ख़त्म कर दिए हैं। उसको आप प्ले लिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने कुछ बेस्ट उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी करा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि और उस पर प्रॉब्लम्स कराए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब एक लाइट एक मीडियम से पास करके दूसरे मीडियम में जब जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। ठीक है, अपने पाथ से बेंड हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझिए। एक मीडियम है, वन मीडियम और टू मीडियम। ठीक है, कोई लाइट इंसिडेंट की और क्या हुआ कि नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल हो गया और वो अपने पाथ से डेविएट हो गई। ठीक है, उसको जाना था इधर मगर वो चली आई इधर। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। और जिस पाथ से वो अपने डेविएट हुई है इतना, ये इस पाथ से डेविएट हुई, जितना डेविएट हुई उसको बोलेंगे डेविएशन। ठीक है, तो डेविएशन यहाँ का क्या आ जाएगा? डेविएशन अगर हम निकालें तो ये पूरा टोटल आई हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर हमको ये निकालना है तो टोटल आई में से इसको अगर माइनस कर दें तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा डेविएशन हो गया। और इसमें मैंने एक और बात लिखी है कि पाथ और मे नॉट बी डिविएट फ्रॉम देयर पाथ। ठीक है, वो डेविएट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ई केस कैसा होगा देख लेते हैं। वाइट एक मीडियम ले लिया, 1 2 मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम हम ज़्यादातर वाटर के लेते हैं, ग्लास को लेते हैं, इस टाइप को। हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो कर देते हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, मे नॉट बी डेविएट, ये यहाँ डेविएट नहीं हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो हो जाए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो हो जाए तब वो पाथ डेविएट नहीं होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। यहाँ पे मैंने डेविएशन भी लिख दिया है, आप देख सकते हैं। और मैंने इसको डेंसर और इसको रेयर मीडियम ले। रेयर बेसिकली हम एयर को लेते हैं और डेंसर वाटर और ग्लास को लेते हैं। अब ये पार्ट क्या है, इस पार्ट को समझते हैं। सपोज अब ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर मीडियम। जब डेंसर मीडियम से ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, जब डेंसर मीडियम से ये पास की तो ये क्या हुआ कि ये डेंसर है, डेंसर मीडियम से पास की तो ये इधर भाग गई। जाना चाहिए था इसको इधर मगर भाग गई इधर। अब ये कैसा केस है, मैंने अभी बताया कि इस साइड भागती है, अब इस साइड कैसे भाग गई। तो केस देखिए क्या है, ये डेंसर मीडियम है और यहाँ पे ये डेंसर है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, जब यहाँ पे आगे समझिए, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। ठीक है, ये केस समझ में आया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। मगर अगर हम डेंसर से, डेंसर हुआ, डेंसर से अगर लाइट इंसिडेंट कराए, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल हुआ, इससे दूर चला जाएगा। इसको जाना था कि इधर इधर, मगर ये चला गया किधर, इधर। ठीक है, तो इसको अगर हम नोट डाउन करें तो हम कह सकते हैं कि जब
लाइट रे नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, इंसिडेंट की विथ एंगल आई, और ये रिफ्लेक्ट होने वाली थी इधर, बट ये बेंड हो गई, ये हो गया रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम, ठीक है। ये जाने वाली थी इधर और चली गई इधर। तो इसका डेविएशन मैंने पिछले वाले स्लाइड में दिखा दिया। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हुआ। तो इसमें क्या होता है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल चला जाता है। मगर जब लाइट डेंसर से, ये डेंसर हुआ, ये रेयर हुआ, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट होती है, ठीक है, मगर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर चली जाती है, ठीक है, जाने वाली थी इधर और चली गई इधर, ठीक है। और रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये पूरा हो गया। इतना समझ में आया? ये दो केस थे, बहुत ही बेसिक से केस थे जिसको मैंने बता दिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले, अगर स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? एक और बात मैं बता दूं इधर कि जब लाइट पास करता है वन मीडियम से अदर मीडियम में तो उसका वेलोसिटी, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, बट उसका फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होता है। उधर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इंटेंसिटी और फेज चेंज हो जाता था, मगर इसमें फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बेसिकली, जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। और इसमें जो है हम इसको लिख सकते हैं, स्नेल्स लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को कई जगह आप पढ़े होंगे, म्यू टू साइन आर, इसको हम ब्लैक बोर्ड पे ले चलते हैं, म्यू टू साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन साइन आई। स्नेल्स लॉ ये है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the angle of refraction is called refractive index, and it is the ratio of velocity of light in vacuum and vacuum to the velocity of light given medium is called refractive index। मीन्स ये म्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, म्यू को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसको, ये जो होता है ना, ये डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होता है, ठीक है। यह एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इसमें हम कुछ पढ़ेंगे ब्लैक बोर्ड पे, क्या पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है। एब्सोल्यूट को ए भी लिखते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आर आई ऑफ वाटर, इसको नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, 4/3, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू ऑफ वाटर होता है 4/3। यहीं पे ग्लास के लिए अगर बात करें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वो हो जाता है 3/2, ठीक है। यहीं हम एयर के लिए बात करें, एयर के लिए हो जाता है 1, ठीक है। तो इतना बात आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ। नोट कर लिया? चलिए ठीक है, नोट कर लिया।
रिलेटिव एक अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो अब्सोल्यूट हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे रिलेटिव। अब्सोल्यूट हम जैसे वाटर का अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते तो म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं 4/3। ग्लास का लिखना हो तो म्यू जी इजक्वल टू 3/2, और अगर एयर का लिखना हो तो म्यू ए इजक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं अब्सोल्यूट में। अब हम रिलेटिव पढ़ेंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, ये समझ में आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको क्या लिखेंगे, ये कितना होता है। तो मैंने एक पीछे ही पढ़ाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको हम लिख सकते हैं μ2/μ1, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, μg/μw, इतना हम लिख सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, मैं इसके आगे फर्दर जाता हूँ। नोट कर लिया, तो μg/μw इज इक्वल टू, ग्लास का रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 3/2 और वाटर का था 4/3। तो यहाँ से अगर कैंसिल आउट करके हम लाए तो 9/8 हो जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, 9/8, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आर में डिनोट करूँगा रिलेटिव से, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। हमने ग्लास वाटर के रिस्पेक्ट में कर लिया ग्लास से, अब ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर से करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, μw/μg, ठीक है। अब इसके फर्दर जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो μw/μg इज इक्वल टू, वाटर का कितना था अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और ग्लास का 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/9, उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे 9/8 था, 9/8 किसका था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ पे उसका अपोजिट हो गया। अगर ये w पहले आ गया और जी है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक। चलिए इतना आपने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑल्सो डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल स्लाइटली डिक्रीजेज। हमने देखा, ये नाम सुना है आपने, विवजियोर। लेम्डा अगर डिक्रीज करे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर लेम्डा इंक्रीज करे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये विवजियोर का केस है। तो जो मैंने पहले बोला उसको आप नोट डाउन करिए, एक बार फिर बोल देता हूँ। वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऑफ मीडियम ऑल्सो डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट। व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल स्लाइटली डिक्रीजेज, ठीक है। नोट डाउन कर लिया। अब हम नेक्स्ट आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने रिफ्लेक्शन का लॉज पढ़ाया, अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे
लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है। when light passes from one medium to other medium, then produce of refractive index of the product of refractive index of the medium, sine angle of light ray with normal remain constant। अब इसका क्या मतलब हुआ उसको हम समझ ले। तो मैंने बोला कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, एंड साइन एंगल ऑफ लाइट रे विथ नॉर्मल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मीन्स अब इसका क्या मतलब हुआ। मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड साइन एंगल ऑफ लाइट रे। प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, म्यू वन और म्यू टू मैंने इंडिकेट कर दिया, एंड साइन एंगल। ठीक है। मैंने अभी पढ़ा म्यू टू साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है। बहुत सा गंदा हो गया तो इसको मैं फ्रेश कर देता हूँ। म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे लिखा है नॉर्मल रिमेन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये आपका स्नेल्स लॉ। ठीक है। ये बात समझ में आई। तो अगर हम एक फिगर से समझे इसको कितना बेहतर रहेगा। फिगर वही है हमारा, ये नॉर्मल हो गया, इधर से लाइट इंसिडेंट की और इधर टुवर्ड्स द रेयर से डेंसर में गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। और जो अपना डेविएशन हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया अगर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, वो क्या होता है, तो उसको हम समझ लेते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अपेरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले, तो उसको हम ब्लैक बोर्ड पे समझ लेते हैं। ठीक है। ये हुआ रेयर मीडियम, ये हुआ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम को थोड़ा मैं पानी वाला बना देता हूँ। ठीक है। ये हो गया नॉर्मल। सपोज कोई कॉइन यहाँ पे रखी है, ठीक है, और यहाँ से लाइट जा रही है, लाइट गई। ठीक है। हमने पढ़ा जब डेंसर से रेडियर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे कोई आँख है जो कि देख रहा है इसको। ठीक है। तो इस आँख को क्या दिखाई देगा कि ये जो कॉइन है उसको तो इस ये लाइट दिखाई देगा, ये जो कॉइन है यहाँ है। ठीक है। उस आँख को क्या दिखाई देगा कि कॉइन यहाँ है, मगर रियली में कॉइन कहाँ है, यहाँ है। तो हम ये जो इतना दूर शिफ्ट हुआ इसको हम डी बोल देते हैं।
यहाँ से यहाँ तक आया, जब हम यहाँ पे कॉइन रखे हमारे यहाँ देख रहे हैं, तो इतना दूर जो शिफ्ट हुआ इसको क्या बोल देंगे, डी बोल देंगे, ठीक है। और पूरा एक्चुअल हाइट क्या है यहाँ का, एच है। एक्चुअल डेप्थ क्या है, एच है। और हमें दिखाई कहाँ दे रहा है, इस जो है यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है इतना दूर, यानी एच, दूसरा कलर ले लेता हूँ, एच डैश, ठीक है। तो इस मीडियम डेंसर मीडियम से जब रेडियल में अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले गए, इतना बात क्लियर है। जब हम आँख से देखें तो कॉइन यहाँ नहीं दिखाई दी, कॉइन दिखाई दी यहाँ। ये शिफ्ट हुआ जो, वो डी शिफ्ट हुआ, इतना क्लियर हुआ। और पूरा टोटल इस सपोज हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, इस बॉर्डर, ये बॉर्डर हो गया, ये पानी वाला हो गया और ये एयर वाला हो गया, ठीक है। ये बॉर्डर है बीच में, ठीक है। तो इस बॉर्डर से पूरा पानी जहाँ कॉइन है उसका हाइट है एच, ठीक है। उसका हाइट है क्या, एच। और अब कॉइन कहाँ दिखाई दे रही है, इस बॉर्डर से एच डैश ऊंचाई पे हमको दिखाई दे रही है। पहले इतना थी, अब क्या दिखाई दी, इतना। समझ में आया, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर आप इसको बहुत ही फ्री माइंड से देखें तो बहुत क्लियर होगा आपका अपरेंट डेप्थ। और ये जो बेसिक है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इतना बात समझ में आ गई, मैं डिफरेंट कलर भी यूज किया है इसके लिए। इतना बात समझ में आ गई, तब आते हैं इस पर। वो यहाँ पे वही है, जब एक कॉइन यहाँ पे है, सपोज कॉइन यहाँ पे है, इससे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हुई, मतलब डेंसर से ये डेंसर हो गया और ये रेयरर हो गया। डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, ठीक है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई तो अब ये इसका आँख दिखाई देगा यहाँ पे, ये कॉइन दिखाई देगा इसको आँख से यहाँ पे, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द हो गई नॉर्मल, तो इसका ये रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन हम बेसिकली जब करेंगे डेंसर से रेयर में, तो हम जानते हैं नॉर्मल से फार चली जाती है। तो यहाँ पे जब देखें तो कॉइन कहाँ दिखाई दी, यहाँ। अभी मैंने ब्लैक बोर्ड समझा दिया। तो ये क्या हो गया, डी शिफ्ट हो गया, और ये क्या हुआ, एच डैश हाइट हो गया, और ये म्यू इस वाटर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इतना बात जब क्लियर है तो यहाँ पे फॉर्मूला आपने देखा, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपरेंट डेप्थ। पूरा हाइट कितना है वो रियल हो गया, ठीक है। पूरा हाइट कितना है, क्या हो गया, रियल हो गया। और कितना हाइट ऊपर शिफ्ट हुआ वो क्या होगा, एच डैश होगा। समझ में आया। और कितना दूर शिफ्ट हुआ, अगर पूछ ले क्वेश्चन कितना दूर शिफ्ट हुआ, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ केसेस हैं, फॉर वाटर, फॉर ग्लास। अगर ये ग्लास रहता तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता h/3 हो जाता, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये रहता, उसका शिफ्टिंग क्या हो जाता, h/3 ऊपर हो जाता। अगर वाटर रहता तो h/4 शिफ्टिंग हो जाता उसका। समझ में आया। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यही कारण है कि यहाँ पर मैंने लाइन भी लिख दिया है, रियल डेप्थ जो होता है अपरेंट डेप्थ से बड़ा होता है। रियल डेप्थ क्या होता है, अपरेंट डेप्थ से बड़ा होता है, जिसके कारण हम कॉइन को अगर बॉटम में बकेट के बॉटम में देखें तो हमें अपीयर होता है कहाँ, थोड़ा सा ऊपर। आप कभी भी बकेट में पानी भर करके देखिएगा, उसमें कॉइन रखिएगा तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ अपरेंट हाइट। हमने अपरेंट डेप्थ देख लिया, अब अपरेंट हाइट देख लेते हैं। तो अपरेंट हाइट क्या होता है, ठीक है, क्या होता है वो समझ लेते हैं अब हम। तो इसको हम ब्लैक बोर्ड पे पहले समझ लें तो बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए। सपोज कोई वस्तु है यहाँ पे रखी है, ठीक है। यहाँ से
लाइट इसका जा रहा है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, ठीक है। अब हम ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ अपने आँख रख के देखें तो ये हमें दिखाई देगी कहाँ, यहाँ। ये रेयर है और ये डेंसर है, ठीक है। ये दिखाई देगी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा। एक्चुअल हाइट क्या था इसका, h। अब शिफ्ट क्या हो गया, d, ऊपर d शिफ्ट हो गया, तो हमें दिखाई देना चाहिए यहाँ, मगर दिखाई दे रहा है यहाँ। समझ में आया? तो इसी को अगर हम फॉर्मूला बनाए तो मेरा d प्लस एक्चुअल हाइट इज इक्वल टू एपरेंट हाइट था। कैसे? ये था, यहाँ से गया, ये तो एक्चुअल हाइट था, मगर हमने देखा तो यहाँ मुझे वस्तु दिखाई दी तो ये डी शिफ्ट हो गया, एक्चुअल हाइट ये था पूरा टोटल। अब हमें यहाँ से वो वस्तु इस बॉर्डर से यहाँ इतना दूर ऊंचाई दिखाई दे तो वो एपरेंट हाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें तो क्या आएगा, h डैश डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अगर यहाँ से हम डेप्थ ये जो निकालना चाहे, शिफ्ट निकालना चाहे तो हो जाएगा, अगर h डैश के जगह पे वैल्यू पुट कर दे, h डैश इज इक्वल टू म्यू h, वैल्यू पुट कर दे तो हमारा ये आएगा, ठीक है। अगर उसके जगह पे हम वैल्यू ये पुट कर दिया तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा। और ये रहा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। शिफ्टिंग ऑफ फॉर वाटर, वाटर के लिए जो शिफ्टिंग होगा वो h/3 होगा और ग्लास के लिए जो होगा वो h/2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या केस, उसमें केस हो जाता था, रियल डेप्थ जो होता था एपरेंट डेप्थ से बड़ा हो जाता, मगर यहाँ पे एपरेंट डेप्थ जो है रियल डेप्थ से बड़ा हो जाएगा। यही कारण है कि जब एरोप्लेन हवा में आसमान में उड़ता है तो जो एक्चुअल हाइट होता है ना उसका, एरोप्लेन का, उससे एक्चुअल हाइट से थोड़ा क्या होता है, और ऊंचाई दिखाई देता है। समझ में आया? इस केस से समझ में आ गया ना? नहीं आया कि आ गया, ये तो मैं नहीं जानता। आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब लास्ट केस हम देखते हैं इस वीडियो का। इफ़ अ बीकर कंटेन्स, ये बीकर है, वो कंटेन्स कर रहा है वेरियस इमिसिबल लिक्विड्स एज शोन। देखिए ये एक लिक्विड है, ये है, 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड आर हेयर। इसका जो शिफ्टिंग है वो है d1, इसका d2, इसका d3, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, इसका μ3। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब ऐसा केस है, ऐसा न्यूमेरिकल आया तो उस केस में हम एपरेंट डेप्थ ऑफ बॉटम का निकालेंगे d1 डिवाइडेड बाई μ1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई μ2 प्लस d3 डिवाइडेड बाई μ3, जितना रहे डैश डैश एंड सो ऑन, ठीक है। 5 रहे 6 रहे तो आगे बढ़ाते जाएंगे, आपने ये समझ गया होगा, पता चला, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अगर समझ में आया होगा तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा, क्योंकि शुरू से बेहतर होने लगा है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा घबराहट होता था, अब थोड़ा फ्री हो चुका हूँ। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और लाइक शेयर मैंने बता दिया, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।